हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। केस स्टडी नंबर है 11 और ये मॉक टेस्ट का भी पेपर है। मॉक टेस्ट में भी ये आया हुआ है और ये केस स्टडी डाइजेस्ट में 11वां नंबर का केस स्टडी है। ये टेस्ट सीरीज में 2020 का है। इसमें इसमें होगा, ये मेरे अटेम्प्ट के टाइम का है तो हो सकता है इसमें 1 साल पहले का होगा, तो वो टाइम आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो केस स्टडी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये केस स्टडी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है और इतना लेंदी, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है कि आप अगर पहली बार इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल मतलब खोने लगेंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये सब ऐसा केस स्टडी है जिसको बार बार आपको रिपीटेड रिवीजन चाहिए इसके लिए। तो 1-2 बार तो 2-3 बार तो इसको लिख के करना है रिवाइज़, और कंटिन्यूअसली इसको रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट मारते जाना है, जिससे आपके दिमाग में, माइंड में सारे कॉन्सेप्ट एकदम बैठ जाएं और आप जब एग्ज़ाम में देखें ना तो आपको बिल्कुल नया सा ना लगे कि इस तरह के, मतलब इस पे बेस्ड अगर कोई और भी केस स्टडी आ जाएगा तो वो भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने पहले किया हुआ है। तो इसलिए इस केस स्टडी को बहुत ही अच्छे से करना और बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसमें करूँगा क्या, सबसे पहले तो इसका मैं सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। सारा कॉन्सेप्ट जब आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और बिल्कुल याद रहेगा, टिप्स पे रहेगा, तो क्वेश्चंस उतने टफ नहीं, क्वेश्चंस इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा जब कॉन्सेप्ट पता होंगे। इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि काम की नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ बहुत ज़्यादा है। तो मैं करूँगा क्या कि कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको कॉन्सेप्ट याद कराने की कोशिश करूँगा। और मेरा मेथड ये रहेगा कि जब कुछ केस स्टडी मैं अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर भी लाऊंगा जिसमें सारे केस स्टडी के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। तो बीच बीच में ऐसे रिवीजन लेक्चर आते रहेंगे जिसमें मैं बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा। मेन है कि मैंने एग्ज़ाम में भी रिसेंटली दिया है तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती कहाँ है। तो स्टूडेंट पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है रिटेन करना। एग्ज़ाम के समय उसको रिटेन करके जाके वहाँ पे कैसे डिलीवर करना है, वो रिटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसके लिए आपको कम्युलेटिव रिवीजन लेक्चर बार बार डालता रहूँगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और मैं इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट करवाते जाऊँगा और याद करवाते जाऊँगा। क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल ईजिली कर लेंगे जब कॉन्सेप्ट याद रहेगा। Mr. Menon, a citizen of India, aged 48 years, for the first time moved for employment purpose in country X। अच्छा, कंट्री एक्स जाता है, इंडिया का सिटीज़न है, कंट्री आउटसाइड इंडिया, ऑन 1 सितंबर 2015। अच्छा, ही वॉज एम्प्लॉयड, 2015 में ही चला गया था। ही वॉज एम्प्लॉयड विद अ कंसल्टिंग फर्म in country X. Since then he has visited India during previous year 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 for 30 days, 50 days, 50 days, 170 days, 150 days respectively for both personal and professional purpose। अच्छा, तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेरा दिमाग से उतर गया कि मुझे पढ़ना कैसे आपको केस स्टडी, ये मैंने पहले बताया था, तो ये बस शायद एक बार मैं वो भी कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव से क्या पूछा, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन सा पैरा है और सब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन सा पैरा है। तो ये देख लीजिए पहले क्या पूछा गया। As a tax consultant of Mr. Lilly and Company, India, you need to advise them firm regarding the tax deduction at source on payment, interest on capital, and share of profit made to Mr. Menon during the previous year on this. Considering Mr. Menon is a resident of country X with which India, अच्छा DTEE नहीं है, ठीक है। If India has DTEE with country X providing for deduction of tax 10%, then what is the remedy available in case of Lilly and Company? India has deducted tax at the required rate provided under the अच्छा इनकम टैक्स। इसमें बोल रहा है कि अगर इंडिया और कंट्री एक्स के साथ DTEE है जो कि टैक्स डिडक्शन TDS बता रहा है कि 10% पे कटना चाहिए, लेकिन
हमने क्या किया है, उसको इंडियन इनकम टैक्स में जो रेट है उसके हिसाब से 30% पे डिडक्ट कर लिया है। तो मतलब ज़्यादा पे डिडक्ट कर लिया है। तो हमें अब करना क्या है, ज़्यादा पे डिडक्ट कर लिया है तो अब हम उसका रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं या क्या प्रोसीजर है वो पूछ रहा है। और यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फैक्ट ऑफ द केस कंप्यूट मिस्टर मैनन्स टोटल इनकम। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, या आप लोगों में अलग होगा तो ईयर का थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एज्यूमिंग दैट द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एक्स विद विच इंडिया हैज़ नो DTAA, अच्छा, ऑप्ट्स फॉर कंप्यूटिंग हिज इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12। अच्छा, चैप्टर 12A अप्लाई हो रहा है तो चैप्टर 12A का भी कॉन्सेप्ट आपको, चैप्टर 12A का कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा। अच्छा, इनकम, अच्छा, इग्नोर the account advance tax TDS credit appearing in the form of 26 also ignore the effect of proviso 48 which average applicable। तो ये हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मिस्टर मदान 2015 में मूव कर गया है कंट्री एक्स और ये विजिट कर रहा है 15-16 में, और 15-16 से लेके 19-20 तक विजिट कर रहा है। 50 डेज़ 50 डेज़ 170 डेज़ 150 डेज़। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था हमें कि हमें टोटल इनकम निकालना है मिस्टर मदान का। तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इस केस स्टडी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करें, क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टोटल इनकम बोल रहा है कि टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए मिस्टर मदान का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पता होने के लिए क्या होना है, 182 डेज़ प्रीवियस ईयर में अगर वो रहता है इंडिया में। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या है, 1920 में वो कितना दिन रह रहा है, 150 डेज़ ही रह रहा है, 150 डेज़ रह रहा है। तो 182 डेज़ रह नहीं रहा है तो नॉन रेजिडेंट हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में एज अ समरी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहता है और फिर 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में क्या कितना डेज़ रहता है, 365 डेज़ रहना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1920 से पहले का 18 30 50 50 170 कितना दिन हो गया, 50 50 50 50 100 30 50 50 170 100 270 300 डेज़। तो 300 डेज़ ही रह रहा है। प्रीवियस ईयर में तो मोर देन 60 रह रहा है, लेकिन वो प्रीसीडिंग 4 ईयर 300 डेज ही रह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा इंडिया में। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो गया तो अब क्या होगा, इंडिया में जितने भी इनकम कौन सा टैक्स होगा नॉन रेजिडेंट के लिए, जो कि इनकम इंडिया में अक्रू और राइज इन इंडिया होता है और रिसीव्ड इन इंडिया होता है, बस वही इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स होगा। क्या होगा, अक्रू राइज इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, बस वही इनकम टैक्स होगा नॉन रेजिडेंट के केस में। अदर इनकम अगर कहीं बाहर की कंट्री में रिसीव होता है, अक्रू राइज होता है, तो वो टैक्स नहीं होगा। अब हम आगे की रीडिंग लेते हैं इसका, साथ साथ हम करते भी जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। हिज फैमिली कंप्राइजेज हिमसेल्फ, हिज स्पाउस 45 ईयर्स, मदर पार्वती 81 ईयर्स की हैं और 2 सन्स, रघु कृष्णा 19 ईयर 15 ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन एडिशन मैनन्स अनमैरिड सिस्टर श्वेता 42 ईयर्स इज लिविंग विद हिज फैमिली इन कंट्री एक्स सिंस सितंबर 2015। मिसेस श्वेता पार्वती हैव बीन विजिटिंग इंडिया प्रीवियस ईयर इतना 50 डेज़ 120 डेज़ 150 डेज़। यहाँ भी क्या होगा, ये 1 2 3, ये दोनों तो रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया में, वो वाला कंडीशन देख लीजिएगा आप। तो इन द ईयर 1819 मदान रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टेंसी इन कंट्री एक्स फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज। कंट्री एक्स में अब वो टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है। इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद TPO लिमिटेड एन इंडियन कंपनी ऑन 1/6/2018 एंड परसुएंट टू द एग्रीमेंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, 10 लाख इज पेएबल टू मिस्टर मदान एवरी ईयर, 10 लाख रुपये एवरी ईयर पे हो रहा है। तो 10 लाख रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड गेंस 10 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट एंड गेंस अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा इस साल का,
क्योंकि वो अक्रूराइज इन इंडिया हो रहा है, तो ये वाला टैक्स हो जाएगा। 10 लाख इज पेबल टू मिस्टर मदान एवरी ईयर ऑफ 5 years. द एग्रीमेंट इज approved by the central government. Mr. Menon also entered in an agreement with the government of country Y for provision of technical services for a period of 3 years. FTS payable to Mr. Menon every year for a period of 3 years under the agreement in foreign currency equivalent to 15 लाख। तो ये 15 लाख क्या होगा, 15 लाख क्या होगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा, बताइए। अक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, रिसिप्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है। अक्रूराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, रिसिप्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इंडिया में ये टैक्सेबल नहीं होगा, इंडिया में ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। During the previous year 18-19, Mr. Menon becomes partner in partnership from Lilly and Company India and contributed 50 lakhs towards capital. He was paid interest 10% as interest on capital and profit share of 4 lakhs every year by the firm as per the terms of the partnership deed. तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए वो पार्टनर बन जाता है एक इंडियन कंपनी लिली एंड कंपनी इंडिया में। तो इंडिया कंट्रीब्यूटेड 50 lakhs टुवर्ड्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ही वॉज पेड इंटरेस्ट 10%, 5 लाख तो 5 लाख एज इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एज ए पीजीबीपी यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई इंटरेस्ट पे करती है, पार्टनरशिप फर्म अगर कोई इंटरेस्ट पे करती है अपने पार्टनर को, तो वो क्या होता है, एज ए पीजीबीपी टैक्स होता है। बस कंडीशन ये होता है कि वो इंटरेस्ट फर्म को अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अलाउ एज एजम्पशन भी ले सकते हैं कि अलाउ हो गया है, और वो इंटरेस्ट हम इनको टैक्स कर देंगे, पार्टनर को टैक्स कर देंगे। तो यहाँ पे 10%, 50 lakhs का 5 lakhs यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 lakhs एवरी ईयर बाय फर्म। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट किसके हाथ में टैक्स होता है, फर्म का प्रॉफिट जो है वो फर्म के हाथ में टैक्स होता है। तो इनके हाथ में, पार्टनर के हाथ में टैक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 लाख तो टैक्स हो जाएगा, लेकिन 4 लाख टैक्स नहीं होगा। हिज फ्रेंड फर्निश सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ कंट्री एक्स बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर मैनन एंड इन्वेस्टेड द सेम इन बॉन्ड्स इशूड बाय XYZ लिमिटेड। अच्छा, मिस्टर मैनन से वो बोरो करता है उसका फ्रेंड, और इंडिया का कोई बॉन्ड परचेज करता है, यानी इंडियन कंपनी, इन अप्रैल 2018। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 1920, 10 अप्रैल 19, 15 मई 19। तो ये भी नॉन रेजिडेंट हो गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 1,95,000 टू मिस्टर बाय फर्निश टू मैनन इन बैंक अकाउंट कंट्री एक्स। तो ये 1,95,000 यहाँ पे पे कर रहा है, 195,000 यहाँ पे मिस्टर मैनन को पे कर रहा है। तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट हम कोई भी इंटरेस्ट इंडिया में कब टैक्स करते हैं, जबकि वो कोई भी अमाउंट हम अगर बोरो करते हैं और यूज़ करते हैं इंडिया में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होता है और एग्जेम्प्ट भी और डिडक्टेबल भी होता है अगर वो डिडक्ट करते हैं तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये वो जो मिस्टर मैनन जो उसे बोरो दे रहा है, वो जो इंटरेस्ट ले रहा है मिस्टर मैनन, तो वो इंडिया के बाहर ही रिसीव कर रहा है, इंडिया के बाहर के बैंक में रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो इंडिया का बॉन्ड परचेज कर रहा है। तो ये क्या होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अक्रूराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। और बिजनेस इन प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। 195,000 टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो बेहद ईजिली निकल जाएगा। Mr. Menon also earned income of foreign currency equivalent to 3 lakhs from his house property in country X. कंट्री एक्स अक्रूराइज इन इंडिया हो गया, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। इन बैंक, इंडियन बैंक एंड कंट्री, इंडियन बैंक कंट्री एक्स में रिसीव कर रहा है, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया, ये भी टैक्स नहीं होगा। सब्सिक्वेंटली बाद में अबाउट किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ऑल्सो ही हैड पेड
प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू इतना, ये सब कोई कुछ नहीं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द रेंटल इनकम एंड वाज इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट्स इन इंडिया था। इस रेशियो में एनआरओ सेविंग अकाउंट, 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट एंड एनआरई सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन सच डिपॉजिट इतना इतना इतना। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट जो होता है ना एनआरई सेविंग अकाउंट में क्या होता है, एनआरई सेविंग अकाउंट कोई भी अगर फॉरिजन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। अगर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में किसी भी नॉन रेजिडेंट का अगर पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव करता है उस पैसे पे, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको स्टडी मैट में पेज नंबर 2.46 पे दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये वाला हेडिंग आप देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है। क्या हो गया कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में कोई भी पैसा अगर पड़ा हुआ होता है नॉन रेजिडेंट का, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंडिया में, अगर कोई इंटरेस्ट उसको मिलता है तो। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बस इतना याद करिए, ज़्यादा इसके अंदर का याद करना उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में नॉन रेजिडेंट को, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, NRE अकाउंट, ये याद हो जाना चाहिए आपको अभी के अभी। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। अब हम आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। और एक तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का हो गया एनआरओ सेविंग अकाउंट। एनआरओ सेविंग अकाउंट में क्या हो गया, एनआरओ सेविंग अकाउंट में 80 TTA 4,000 का है, 4,000 का 80 TTA में डिडक्शन मिल जाएगा, अप टू 10,000 तक मिलता है, 4,000 का डिडक्शन मिल जाएगा एनआरओ सेविंग अकाउंट में। और 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट एंड एनआरई सेविंग अकाउंट, एनआरई सेविंग अकाउंट तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। और 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट में भी ये डाल रहा है पैसे। फाइव ईयर फिक्स डिपॉजिट में कितना डाल रहा है, देखिए आप यहाँ पे 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में कितना डाल रहा है। 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है, किस रेशियो में डाला है इसने, 23 लैक्स 10, 3 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000। देखिए 60,000 यहाँ पे 3 लाख रुपए रिसीव कर रहा है, 3 लाख रुपए रिसीव कर रहा है ये, और इसको इन्वेस्ट कर रहा है 30, 20 और 50 के रेशियो में। तो 20 क्या हो गया, 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट FD, 5 ईयर्स FD 80 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। 5 ईयर्स FD का 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट में जो भी डिपॉजिट करते हैं 80 में वो डिडक्ट हो जाता है। तो 20 का रेशियो क्या हो गया, 3, 2, 5, 5, 10 हो गया, 10, 3 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 60,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा इसे। तो ये भी ट्रीटमेंट आपको पता चल गया इन तीनों का। क्या हो गया, एनआरओ सेविंग अकाउंट में क्या हो गया, एनआरई अकाउंट तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गया, और फिक्स डिपॉजिट का वो डिडक्शन मिल जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का 60,000 का। और एनआरओ सेविंग अकाउंट का क्या हो गया, वो 80 TTA में डिडक्शन मिल जाएगा। अब 30/6/2019 इज सोल्ड शेयर ऑफ PR प्राइवेट लिमिटेड इंडिया फॉर 12 lakhs एंड HL प्राइवेट लिमिटेड इंडिया फॉर 930 lakhs नेट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस। दीज शेयर्स वर परचेज्ड बाय हिम इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इन 1/12/2016 एट कॉस्ट ऑफ 6,20,000, ठीक है, एंड ऑन 1/1/2019। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। तो 7,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन इतना इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड्स 10,50,000 इन परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ CR प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल गेन निकाल के रखा है इसका। यहाँ पे हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर 12A का, चैप्टर 12
ए में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर 12 पे बोला है कि अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट फॉरिजन अगर कोई नॉन रेजिडेंट उसमें नॉन रेजिडेंट को लो रेट पे टैक्स किया जाता है कुछ स्पेसिफाइड इनकम है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरिजन करेंसी में फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एसेट जो होता है वो अगर परचेज करता है, अगर वो एसेट परचेज करता है कुछ स्पेसिफाइड एसेट परचेज करता है फॉर स्पेसिफाइड एसेट परचेज करता है कोई नॉन रेजिडेंट, तो उसे क्या होता है एग्जेम्पशन दिया जाता है 80 चैप्टर 12A में। तो स्पेसिफाइड एसेट क्या होता है, स्पेसिफाइड एसेट में क्या 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 आ जाता है। देखिए स्पेसिफाइड एसेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। शेयर्स आ गया, शेयर्स कोई भी हो, इंडियन कंपनी का होना चाहिए, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, डिबेंचर हो गया प्लस डिपॉजिट। ये बस शेयर्स के केस में होगा कि प्राइवेट और पब्लिक कोई भी हो चलेगा, लेकिन बाकी जितने भी हैं उसके केस में बस पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं चलेगा। डिपॉजिट हो गया, इंडियन कंपनी का होना चाहिए, इंडियन कंपनी का होना चाहिए, और इसमें पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, इंडियन कंपनी का पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। और फिर सिक्योरिटीज़ हो गया, सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, शेयर्स, बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर, डिपॉजिट, सिक्योरिटी। शेयर्स के केस में बस प्राइवेट आएगा, बाकी के केस में पब्लिक आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। शेयर्स तो क्या क्या हो गया, शेयर्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटी। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट करता है फॉरिजन करेंसी में इन स्पेसिफाइड एसेट में, इन स्पेसिफाइड एसेट में अगर फॉरिजन करेंसी में इन्वेस्ट करता है कोई नॉन रेजिडेंट, स्पेसिफाइड एसेट में टैक्स होगा कैपिटल गेन 10% पे, 10% पे कैपिटल गेन टैक्स होगा। कोई नॉन रेजिडेंट अगर फॉरिजन करेंसी में कोई, देखिए कोई नॉन रेजिडेंट अगर फॉरिजन करेंसी में इन्वेस्ट करता है स्पेसिफाइड एसेट में, और स्पेसिफाइड एसेट क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट और सिक्योरिटी। शेयर्स, डिवेंचर, डिपॉजिट, सिक्योरिटी। कोई नॉन रेजिडेंट फॉरिजन करेंसी में इन्वेस्ट करता है स्पेसिफाइड एसेट में, स्पेसिफाइड एसेट, शेयर्स, डिवेंचर्स, डिपॉजिट, सिक्योरिटी। तो से अगर इसे ये सेल करता है तो कैपिटल गेन जो होगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और ये कैपिटल गेन अगर वो इन्वेस्ट कर देता है तो ये कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देता है विदिन 6 मंथ, अगर ये इन्वेस्ट कर देता है फिर किसी स्पेसिफाइड एसेट में, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1115 में, 1115F में वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन हो जाएगा, नेट कंसीडरेशन मल्टीप्लाइड बाय द इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई नॉन रेजिडेंट अगर फॉरिजन करेंसी में इन्वेस्ट करता है स्पेसिफाइड एसेट में, कोई नॉन रेजिडेंट फॉरिजन करेंसी में इसमें इन्वेस्ट करता है स्पेसिफाइड एसेट में, शेयर, डिवेंचर, डिपॉजिट, सिक्योरिटी, तो वो वो कैपिटल गेन टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%। अदरवाइज कोई लॉन्ग टर्म, वो ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म ये स्पेसिफाइड एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। कोई नॉन रेजिडेंट फॉरिजन करेंसी में इन्वेस्ट किया है किसी स्पेसिफाइड एसेट में, तो ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म दिस फॉरिजन स्पेसिफाइड एसेट कैपिटल गेन टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%। और फिर अगर विदिन 6 मंथ अगर ये कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देता है तो उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ये हो गया 12 लाख लॉन्ग टर्म पे हो गया। इसमें 12 लाख में माइनस करेंगे जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, और जो इन्वेस्ट किया इसने 10,50,000 मैंने बनाया हुआ है। ये 12 लाख में 6,20,000 ये लेस हो गया, 5,80,000 बचा, 5,80,000 डिवाइडेड बाई लाख, इतना ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1115F में, और LTCG इतना आ जाएगा, और STCG इस तरह से निकालेंगे। शॉर्ट टर्म का 9,30,000 है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, STCG इतना हो गया। आगे देखते हैं क्या है। फर्दर ऑन 1/12/2019
मिस्टर मेनन 2000 शेयर्स सोल्ड कर देता है पी क्यू प्राइवेट लिमिटेड इंडिया 15 इतना एंड सच वर एक्वायर्ड इन इतना 2017 में एक्वायर किया था और 500 शेयर्स वर एक्वायर्ड इन 18। तो एक तो लॉन्ग टर्म हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया। एट द रेट ऑफ 12 इन अप्रैल 2019 ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 50 lakhs एट द 10% SBI कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन पुणे। द कंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन मई 2020। तो ये हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कर रहे हैं, तो मई 2020 में ये कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन। तो रेंट तो अभी रिसीव हो नहीं रहा है। तो ये जो इसने पे किया है, लोन जो लिया है 50 लाख एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रीपेड इंटरेस्ट इन मार्च 2020, तो इंटरेस्ट अलाउ होगा नहीं अभी, क्योंकि रेंट अभी रिसीव हो नहीं रहा है। तो इनकम अभी इसके अगेंस्ट में अक्रू नहीं हो रहा है, रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो ये रेंट भी अभी रिसीव नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा 180 में। तो ये भी सॉल्व हो गया, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ही हैड ऑल्सो परचेज्ड द फॉलोइंग कैपिटल एसेट इन अप्रैल 2019 एंड ही ट्रांसफर्ड द सेम आउटसाइड इंडिया टू मिस्टर जमेश रेजिडेंशियल ऑफ कंट्री एक्स इन मार्च इतना। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड 1 लाख इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में क्या होता है, कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है किसी इंडियन कंपनी का, अगर इशूड आउटसाइड इंडिया हुआ है और वो सेल हम कर देते हैं आउटसाइड इंडिया में, तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में ही वो बस सेल परचेज हो रहा है, तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा, उसमें नहीं होता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1 लाख थ्रू एन इंटरमीडियरीज डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर इतना। ही हैज़ ऑल्सो परचेज द फॉलोइंग कैपिटल एसेट इन अप्रैल 2019 एंड ट्रांसफर द सेम आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी परचेज किया, आउटसाइड इंडिया सेल कर दिया, तो ये भी टैक्स नहीं होगा। अक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो गया। मिस्टर जेम्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया विजिटेड इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। मेगा अ पार्टनर एंड प्रोफेशन a painter by profession earned income 3 lakhs from exhibition conducted in Mumbai. Raghav and Krishna are pursuing education in country X. एजुकेशन ले रहा है कंट्री एक्स में। मिस्टर मैनन पेड फॉरिजन करेंसी इक्विवेलेंट टू 60,000 टू कैथेड्रल स्कूल कंट्री एक्स टुवर्ड्स देयर एनुअल ट्यूशन फीस। तो ये ट्यूशन फीस क्या होगा, ये ट्यूशन फीस भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ट्यूशन फीस हम अलाउ तभी करते हैं जबकि वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूट को पे किया गया हो, इंडियन यूनिवर्सिटी को पे किया होगा। ये फॉरिजन करेंसी आउटसाइड इंडिया में अपने बच्चों के लिए पे किया है, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। कृष्ण वन एक्सलेंस अवार्ड ऑफ 25,000 एट द साइंस ओलंपियाड हेल्ड इन दिल्ली। तो ये क्या हो गया, माइनर चाइल्ड अगर 25,000 अवार्ड कर रहा है तो वो किस में टैक्स हो जाएगा, पेरेंट्स के अकाउंट में टैक्स हो जाएगा। पेरेंट्स में मम्मी पापा किसके अकाउंट में, जिसका भी इनकम ज़्यादा हो बिफोर इंक्लूडिंग 25,000, जिसका भी इनकम ज़्यादा हो उसके अकाउंट में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने अपने स्किल्स से किया है। एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है कि स्किल्स और टैलेंट से नहीं होना चाहिए, लेकिन साइंस ओलंपियाड है तो उसने अपने स्किल्स से इसे जीता है, तो ये अलाउ नहीं, ये टैक्सेबल पेरेंट्स के अकाउंट में नहीं होगा, ये बच्चे को ही टैक्सेबल होगा। मिस्टर मैनन पेड फॉरिजन करेंसी इक्विवेलेंट टू 50,000 an insurance company in country X towards life insurance premium to insure his life and life of Mrs. Mega. Mr. Menon also paid 20,000 rupees to New India Assurance Company India for health insurance of himself and Mrs. Mega 35,000 to insure health of पार्वती 25,000 to insure health of श्वेता। अच्छा देखिए, पहले क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो ये क्या होगा, अलाउ होगा या नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम फॉरिजन करेंसी में भी पे करते हैं तो वो अलाउ होता है ATC में। 50,000 ये अलाउ होगा। इंश्योर कंपनी कंट्री एक्स में पे किया है, फिर भी ये अलाउ होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिस्टर मैनन हैज़ ऑल्सो पेड 20,000 टू न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इंडिया फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड मेगा 35,000 और ये कितना हो गया, 35,000 35,000 टू इंश्योर हेल्थ ऑफ सेल्फ और स्पाउस। मिस्टर मैनन हैज ऑल्सो पेड 20,000 न्यू इंडिया कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड। अच्छा, अपने और अपनी वाइफ के लिए वो पे करता है 20,000 रुपीज़, तो ये अलाउ हो जाएगा। 20,000 80D में अलाउ हो गया, 80D में अलाउ हो गया 20,000। और 35,000 पे कर रहा है टू इंश्योर हेल्थ ऑफ
पार्वती पार्वती उसकी माँ है, जो कि सीनियर सिटीज़न है। सीनियर सिटीज़न को कितना मैक्सिमम 50,000 अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये सीनियर सिटीज़न कहाँ है? सीनियर सिटीज़न ये आउटसाइड इंडिया है। सीनियर सिटीज़न अगर रेजिडेंट है तभी हम मैक्सिमम 50,000 तक अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? सीनियर सिटीज़न ये रेजिडेंट है ही नहीं, नॉन रेजिडेंट है, तो ये इसे कितना होगा अलाउ? मैक्सिमम 25,000 ही अलाउ होगा। और 35,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हर सिस्टर के लिए वो कर 25,000 हर सिस्टर के लिए कर रहा है, इस सिस्टर के लिए कर रहा है, तो ये 25,000 सिस्टर को अलाउ नहीं होता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब आपके। अब आप जब इसे करेंगे ना तो आराम से बस पुट करते जाएंगे वैल्यू और सबका निकलता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव जितने भी आएंगे मोस्टली आते हैं किससे? केस स्टडी से ही आते हैं। ये पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव आपको केस स्टडी से ही मिलेंगे। इससे भी सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे बुक की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। बुक निकाल के अगर देखने लगे तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। As a tax consultant, as a tax consultant, Lilly and Company India, you need to advise the firm regarding the tax deduction at source on the payment of interest on capital। अच्छा, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट मिस्टर मैनन को, उस पर क्या टैक्स डिडक्टेबल होगा या नहीं होगा? तो हम 194A में क्या पढ़ते हैं? 194A में पढ़ते हैं इंटरेस्ट विल बी टैक्स शैल बी डिडक्टेड। टैक्स डिडक्ट होगा अगर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कोई किसी भी रेजिडेंट को तो, और यहाँ पे क्या करता है? ये एक्सक्लूड कर देता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर पे कर रहा है इंटरेस्ट किसी पार्टनर को, तो वो यहाँ पे एग्जम्पशन में वो उसमें TDS डिडक्शन नहीं होगा। तो 194 में यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं होगा, 194 यहाँ पे लगेगा नहीं। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 194 यहाँ पे नहीं लगेगा। और फिर तो क्या लगेगा? 195 क्या कहता है कि कोई भी अमाउंट अगर हम पे करते हैं किसी नॉन रेजिडेंट को तो हम उस पर टैक्स डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द एप्लीकेबल रेट। तो 30% पे यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 195 में। लेकिन और क्या दिया हुआ है 195 में? 195(6) में क्या दिया हुआ है? 195 में क्या दिया हुआ था कि कोई भी अगर अमाउंट हम पे करते हैं जो कि टैक्सेबल है इंडिया में, तो वो क्या होगा? टैक्स लेना पड़ेगा, उसमें टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल रेट। तो यहाँ पे एप्लीकेबल रेट 30% होगा, तो उस पर कर लिया डिडक्ट। और 195(6) में क्या होगा? कोई भी अमाउंट अगर हम नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, तो वो अमाउंट चाहे वो टैक्स डिडक्टेबल हो, उस पर टैक्सेबल इंडिया में हो या नहीं हो, टैक्सेबल हो और नॉट हो, टैक्सेबल हो और नहीं हो इंडिया में, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन हमें सब देना पड़ेगा, उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये हम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो 195(6) में तो ये तीनों समरी हो गया। 194A लिखना है आपको, 195 लिखना है, 195(6) लिखना है। ये सारे समरी हो गए इसको आंसर्स के। तो ये सारे 194A में क्या लिखना है कि 194A में इंटरेस्ट पे तो हम टैक्स डिडक्ट करते हैं किसी भी रेजिडेंट को अगर हम पे कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें क्या होता है? वो एक्सक्लूड कर देता है कोई भी पार्टनर को, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है। तो 194 ये लिख दिया, 195 में लिख देंगे कि 195 कोई एग्जम्पशन नहीं देता है, अगर वो टैक्सेबल है इंडिया में तो उस पर टैक्स लग जाएगा एप्लीकेबल रेट पे, ये लिख देंगे। फिर 195(6) में लिख देंगे कि अगर कोई अमाउंट टैक्सेबल हो या ना हो, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपको आंसर 194A, 195, 195(6). अब इसमें आते हैं सेकंड नंबर में क्या है? इफ़ इंडिया हैज़ DTAA विद द कंट्री एक्स प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 10%। DTAA कंट्री एक्स के पास 10% पे डिडक्ट करना है टैक्स, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है? लिली एंड कंपनी क्या करती है? वो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो डिडक्ट कर लेती है, यानी कि 30% पे डिडक्ट कर लेती है। DTAA क्या कहता है? DTAA कहता है कि 10% पे होगा। IT एक्ट क्या कहता है कि 30% पे होगा। और लिलियन कंपनी ने क्या किया? 30 एक्ट पे DTAA पढ़ा नहीं उसने। क्या होता है कि जो भी ज़्यादा
फेवरेबल होता है एसएससी को वो अप्लाई होता है, डीटीडब्ल्यूए या फिर आईटी एक्ट। ये तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ा होगा। तो डीटीडब्ल्यूए आईटी एक्ट जो अप्लीकेबल हो, तो रेट यहाँ पे कम क्या है 10% है, तो 10% अप्लाई होना चाहिए। लेकिन लिलियंट कंपनी को पता नहीं था ये, उसने 30% पे अप्लाई कर दिया, तो 30% पे डिडक्ट तो कर लिया, तब क्या करना है अब। तो सीबीडीटी ने यहाँ पे सर्कुलर दिया है। सीबीडीटी ने सर्कुलर क्या इशू किया है, सर्कुलर इशू किया है कि अगर ये लिली एंड कंपनी पे कर रही है यहाँ पे टैक्स अपने अकाउंट से, अगर पे कर रही है लिली एंड कंपनी अपने जेब से, अगर वो टीडीएस पे कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि लिली एंड कंपनी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती है, वो लिली एंड कंपनी को बैलेंस का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर लिली एंड कंपनी अपने जेब से अप्लाई पेमेंट नहीं कर रही है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, तो नॉन रेजिडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, तो नॉन रेजिडेंट को रिफंड हो जाएगा ये अमाउंट। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सीबीडीटी ने ये सर्कुलर लिखा है, तो इसके हिसाब से ऐसे 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 रिफंड हो जाएगा। सीबीडीटी ने क्या सर्कुलर दिया है कि सीबीडीटी ने सर्कुलर दिया है कि अगर लिली एंड कंपनी ने अपने अकाउंट से पे किया है तो वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा, अगर नॉन रेजिडेंट ने अपने अकाउंट से किया है तो वो नॉन रेजिडेंट अप्लाई करेगा। और आपको यहाँ पे ये भी लिख देना है कि डीटीडब्ल्यूए और आईटी एक्ट जो भी एसएससी को ज़्यादा फेवरेबल होता है वो अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे लिली एंड कंपनी ने क्या किया, 30% पे डिडक्ट कर लिया, जो कि 10% पे करना चाहिए था। ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा सा लिख देना है बस। तो ये दो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका मिस्टर मेनन का निकालना है टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर मेनन का टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो टैक्स लायबिलिटी तो आपको मैं यहीं से बताता हूँ, सारे तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने आपको। टैक्स लायबिलिटी निकालने में कोई परेशानी आने वाली है नहीं। अब यहाँ से आपको बताऊँगा तो आपको सारे याद आ जाएंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या हुआ, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म लिली एंड कंपनी, इंटरेस्ट दिया है उसने कैपिटल पे, तो 5 लाख यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीजीबीपी में देख रहा है, पीजीबीपी में टैक्स हो गया, ये याद रखना। ये नहीं कि अदर सोर्स में टैक्स कर दिया, पीजीबीपी में टैक्स होगा, इंटरेस्ट पार्टनर को कर दे रहे हैं तो। और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया 4 लाख हो गया, लेकिन ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम टीपीओ, इंडियन कंपनी जो थी इंडिया में क्रूराइज हो रहा है, तो वो 10 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स हो गया। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कंट्री वाई, तो ये इंडिया में नहीं रिसीव हो रहा है क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, तो ये टैक्सेबल नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये टोटल इनकम यहाँ पे 15 लाख आ गया। कैपिटल गेन में क्या है, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड से निकाल के आपको बताया था, एचएल प्राइवेट लिमिटेड से, और ये निकल के बताया था आपको, वो हो गया विद एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन भी उसमें 115F का था, चैप्टर 12A का, चैप्टर 12A का था वहाँ पे एग्जेम्पशन। ये भी आपको बता दिया था मैंने, 12A एक्सप्लेन कर दिया था। 12A में क्या था कि कोई नॉन रेजिडेंट फॉरिजन करेंसी में कोई स्पेसिफाइड एसेट परचेज करता है और उसे सेल करता है, तो लॉन्ग टर्म अगर वो एसेट है तो वो उसे सेल करता है, तो कैपिटल गेन 10% पे चार्जेबल टू टैक्स होगा। और वही अगर कैपिटल गेन वो 6 महीने के अंदर फिर किसी स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर देता है, तो वो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन तो स्पेसिफाइड एसेट क्या था, स्पेसिफाइड एसेट था डिबेंचर, कोई भी शेयर था, शेयर पब्लिक का हो या प्राइवेट कंपनी का हो। डिबेंचर और डिपॉजिट क्या था, पब्लिक कंपनी का होना चाहिए, वो भी इंडियन कंपनी का। और फिर सिक्योरिटीज़ था, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है तो क्या था, शेयर्स डिबेंचर डिपॉजिट सिक्योरिटी, शेयर्स डिबेंचर डिपॉजिट सिक्योरिटी, शेयर्स डिबेंचर डिपॉजिट सिक्योरिटी, शेयर्स डिबेंचर डिपॉजिट सिक्योरिटी, एकदम रट लेना ही है। लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या हो गया, इंटरेस्ट और एनआरओ सेविंग अकाउंट में हो गया, एनआरओ सेविंग अकाउंट में 4,000 है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 5 हो गया, एनआरई सेविंग अकाउंट में क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया इसका। ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो गया, ये हो गया। डिडक्शन अंडर 80C में क्या हो गया, 5 ईयर्स टर्म डिपॉजिट 60,000 हो गया, वो रेशियो वाला जो है 60,000 हो गया। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन क्या होगा, ये अलाउ होगा नहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी को, क्योंकि अभी इनकम अक्रू नहीं हो रहा है। और ये 50,000 इसका क्या हो गया, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, टोटल 1,10,000 हो गया। और हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड स्पाउस का 20,000, और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मर्डर का लिमिटेड है 25,000 तक। और डिडक्शन अंडर 80 TTA हो गया 4,000, ये वाला जो था ये वाला जो यहाँ पे किया था, ये यहाँ पे डिडक्शन 80 TTA में मिल गया, तो ये टोटल इनकम इतना हो गया। और 10% पे अभी हम टेक्निकल सर्विसेज को 115A में 115A, ये किसी और क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसमें ये 115A में ये आ गया, 10% पे ये टैक्स हो गया। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉरिजन एक्सचेंज एसेट हो गया, फॉरिजन एक्सचेंज एसेट 115A में ये वाला टैक्स हो गया, बाकी सब पे स्लैब रेट पे लग गया। तो ये हमारा ख़त्म हो गया ये वाला।
कॉन्सेप्ट। तो ये इतना लेंथी था ना केस स्टडी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, सारे कॉन्सेप्ट आते हो, तो ये उतना टफ नहीं है। लेकिन इसको क्या है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बार बार देखना होगा, ये बार बार पढ़ना होगा। तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो बिल्कुल अनजाना सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैंने इसको किया है पहले बहुत बार। तो आपको समझने में टाइम नहीं लगे, पढ़ते जाएंगे और समझ में आते जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं आप ये, तो बिल्कुल एकदम निकल जाएगा ऊपर ऊपर, और एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ सूझेगा ही नहीं मैं एग्ज़ाम में करें क्या। तो इसको इसलिए प्रैक्टिस करनी है बहुत बार। जब इस तरह के केस स्टडी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी इन्फॉर्मेशन वाली, तो अगर ये केस स्टडी नहीं आता है लेकिन कोई और ही आता है इस पे बेस्ड थोड़ा हो, तो वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से करिए और समझिए। और आगे के लिए मैं देखता हूँ, अब आगे आप बताइए कि आगे मैं कौन सा केस स्टडी आपको एक्सप्लेन करके दूँ। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए कि आगे आपको नोटिफिकेशन आते रहें, और मुझे भी थोड़ा जोश आए कि हाँ किसी को फ़ायदा हो रहा है तो चलो ठीक है, मैं भी बना रहा हूँ वीडियो। नहीं तो कोई अगर फ़ायदा ही नहीं उठा रहा है तो फिर बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और कौन सा केस स्टडी आगे एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच।